या तो स्टूडेंट, आज जो हम ये अपना जो लेक्चर आज लेके आए हैं, तो असल में हम आपको आज एनसीईआरटी का जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका मैं आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ इस पूरे लेक्चर में। और इसमें जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 8.3 का है। इससे पहले 8.1 और 8.2 जो है वो दोनों क्वेश्चन में हमारा कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं, बस थ्योरेटिकल कुछ ऑप्शनल वाला पार्ट है। तो 8.3 हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक प्लेनेट है, कह रहा है कि कोई सपोज एक प्लेनेट है जो अर्थ से 2 टाइम्स फास्टर जो है सन का चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ घूमता है। उसकी स्पीड जो है वो अर्थ से 2 टाइम्स ज्यादा है। तो कह रहा है कि आप उसके ऑर्बिटल साइज का पता कीजिए कि उसके ऑर्बिट का साइज कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ गए कि एक कोई प्लेनेट है जो अर्थ से 2 टाइम फास्ट चक्कर लगा रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप पता कीजिए कि उस प्लेनेट के ऑर्बिट का साइज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें जो है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से स्पीड से रिलेटेड बात कही गई है, तो स्पीड से रिलेटेड बात कही गई है तो इसका मतलब हमें टाइम पीरियड में एक रिलेशन आएगा कि अगर मान लीजिए वो प्लेनेट 2 टाइम फास्टर है, अर्थ से 2 टाइम्स ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड का कितना होगा, टीई का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थ के टाइम पीरियड का हम हाफ लेकर के चलेंगे, यानी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा अर्थ के टाइम पीरियड से आधा हो जाएगा। ऐसा हम कुछ कह सकते हैं, टीपी इज इक्वल टू टीई/2। ठीक है, अब आपको जो है ना पता करना है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ की, तो ये हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU लेकर के चल सकते हैं। ठीक, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब भी हमें टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल वो केपलर्स का सेकंड लॉ लगा देते हैं। केपलर्स का सेकंड करें, सॉरी केपलर्स का थर्ड लॉ लगाते हैं। और केपलर्स का थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू होता है T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है केपलर्स का। केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिलेशन है। तो हम यहाँ पे टीपी की जगह क्या रख देते हैं, टीई का स्क्वायर अपॉन आरई का क्यूब इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, टीपी का स्क्वायर अपॉन आरपी का क्यूब। ऐसा हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, ये आरपी निकालना है। ठीक, हम इस इक्वेशन को अगर पलट के लिखना चाहें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, या फिर हम ऐसा करें इस आरपी को हम इधर ले जाकर के इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये हमारा हो जाएगा आरपी का क्यूब अपॉन आरई का क्यूब इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, और सिंपल हम कह सकते हैं कि आरपी का क्यूब जो होगा वो बराबर हो जाएगा क्या, टीपी का स्क्वायर अपॉन टीई का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इनटू आरई का क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब जो है रेडियस ऑफ द प्लेनेट ऑफ द ऑर्बिट, अगर हम क्या बोल रहे हैं, इसके प्लेनेट के ऑर्बिट का अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूब को उस साइड अगर हम ट्रांसफर करें तो हमारा जो ये आरपी होगा, आरपी इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, टीपी अपॉन टीई दी पावर हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, दोनों को कॉमन लेकर के अगर हम करेंगे तो वहां स्क्वायर हो जाएगा, और जब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू हमारा ये हो जाएगा आरई का क्यूब, और आरई की वैल्यू हमने 1 मान रखा है तो हम इसको सीधा लिख देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, ऐसा कुछ। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर आप इसको हम और ज्यादा अगर सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, टीपी की वैल्यू जो दे रखा है आपको TE/2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं TE/2 बाय TE दी पावर 2/3। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कुल मिला करके, और इंटू यहाँ पे हमारा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर कुल मिला करके हो जाएगा, ये TE से TE कैंसिल होगा तो ये आपका हो जाएगा 1/2 दी पावर 2/3 इंटू
1 AU। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने पर तो वो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुल मिलाकर के अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 दी पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, और फिर इसको बस इतना ही हम लिख सकते हैं चाहे तो, इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। और इसको अगर हम और कुछ करेंगे तो 0.64 के समथिंग आएगा, या फिर आप इतना भी आंसर रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा 8.3 जो मतलब कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। खैर, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। या तो स्टूडेंट, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा 8.4 होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि जुपिटर का कोई सैटेलाइट है या जुपिटर का कोई प्लेनेट है, हम जुपिटर का प्लेनेट भी बोल सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में शायद यही लिखा हुआ है प्लेनेट। और जुपिटर का मान वो क्या चीज होगा, सैटेलाइट होगा जनरली, क्योंकि जुपिटर एक प्लेनेट है सन का, और सन फिर जुपिटर का क्या हो जाएगा, वो सैटेलाइट हो जाएगा। तो कह रहा है कि जुपिटर का कोई प्लेनेट या जुपिटर का कोई सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड आपको दे रखा है कि 1.769 डेज है। ठीक है, किसका, जुपिटर का एक कोई प्लेनेट है, और उस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है वो कितना, यहाँ पर प्लेनेट ना लिख करके सैटेलाइट लिखिए, ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा, सैटेलाइट। जुपिटर का कोई सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1.769 डेज है। ठीक, तो आप, और उसका जो ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है, 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। किसका, जुपिटर के सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस इतना दे रखा है। तो अब से पूछा गया है कि शो दैट, आप दिखाइए कि मास ऑफ द जुपिटर, जुपिटर का जो मास होगा वो 1/1000 टाइम्स ऑफ द सन होगा, सन के मास का 1/1000 टाइम होगा। ये चीज आपको दिखाना है, शो करना है। ठीक है, तो उस प्लेनेट का आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मास दिखाना है, और मास और टाइम पीरियड के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है। ये हमें केपलर्स नहीं बता सकता, केपलर्स का जो फॉर्मूला है वो रेडियस और टाइम पीरियड पे अप्लाई होता है, लेकिन मास के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मास के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, टाइम पीरियड के साथ हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√gm/r³। ऐसा कोई फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब अगर इसमें हमें असल में ये मास कैलकुलेट करना है, और मास ये किसका है, मास उस ऑब्जेक्ट का है जिसका सैटेलाइट है, मास उस ऑब्जेक्ट का है जिसका सैटेलाइट है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये m क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सन हो जाएगा। अगर हम टाइम पीरियड इस सैटेलाइट के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द जुपिटर हो जाएगा। अगर हम टाइम पीरियड मून का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये मास किसका हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से टाइम पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट जा रहे हैं कैलकुलेट करने, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, देन दिस m विल बी द मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो जिसका सैटेलाइट है, जिस ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है ये। ठीक है, और यही मास में हमें चूंकि कुल मिलाकर के रिलेशन लाना है, एक जुपिटर का और एक सन का, इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है। तो अभी हम जुपिटर के सैटेलाइट के लिए अगर इस चीज को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो सीधा क्या हो जाएगा, t² इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4π² gm अपॉन हो जाएगा क्या, r³। ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम ये मास निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा कुल मिला करके 4π², ये हमारे पास जो हो जाएगा, हमारे पास ये t है तो कुल मिला करके हो जाएगा t² इंटू, नहीं ये मैंने गलत फॉर्मूला शायद लिख दिया है, 2π√r³ होता है, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, ये है 2π√r³/gm। ठीक है ना, ऐसा कुछ है, 2π√r³/gm है। अब जाकर के अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t² इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4π²r³ क्या हो जाएगा, gm। ठीक है, और इस मास को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मास को इधर लेके आ रहे हैं और टाइम पीरियड को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा मास इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² इंटू क्या हो जाएगा, r³/t²। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारा ये मास का फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब अगर हम मान लीजिए मास ऑफ जुपिटर कैलकुलेट करना जा रहे हैं, ये हम मान लीजिए किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जुपिटर के लिए, तो मास ऑफ जुपिटर जो हो जाएगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 4π² g इंटू r³। r मतलब
जुपिटर के सैटेलाइट के ऑर्बिट का जो रेडियस है, और जुपिटर के सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस आपको दे रखा है 4.22 इंटू 10⁸ तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4.22 इंटू 10⁸ का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉन नीचे में क्या है टाइम पीरियड, उस सैटेलाइट का जो भी टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर करना है। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1.769 डेज, ठीक है ना, उसको हमें कन्वर्ट कर देना है सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा 1.769 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 यानी इतना सेकंड हो जाएगा, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। हमने क्यों किया, ये हमारा डेज में था, डेज को हमने 24 से मल्टीप्लाई करके आवर में कन्वर्ट किया, और फिर इन सारे आवर को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के मास ऑफ जुपिटर हमारे पास इतना आ गया। अब अगर हम मास ऑफ द सन निकालना चाह रहे हैं, तो मास ऑफ द सन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे हमारे पास डाटा है अर्थ के लिए, ठीक है ना, जुपिटर के लिए कोई डाटा है ही नहीं हमारे पास। तो अर्थ के लिए हमारे पास डाटा है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है, अर्थ का टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर का है, और अर्थ का रेडियस भी हमें पता है कि अर्थ का रेडियस कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ द सन अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल 4π² अपॉन g इंटू आर क्यूब। आर मतलब अर्थ के ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब, और अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस कितना है 1.496 इंटू 10⁻11। यहाँ पर अर्थ का रेडियस नहीं समझना है, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह देगा कि सर जुपिटर का तो रेडियस ये था और अर्थ का उससे ज्यादा कैसे हो गया। भाई साहब ये जुपिटर का रेडियस नहीं है, ये जुपिटर के सैटेलाइट का रेडियस है, ठीक है, और वो अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो सिंपल क्या हो जाएगा 4π² अपॉन g इंटू आर क्यूब, और आर की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1.496 इंटू 10⁻11 का क्यूब, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा अर्थ का जो भी हमारा टाइम पीरियड है, और अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर का, और 1 ईयर का मतलब कितना होता है 365.25 डेज, ठीक है। और इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम इसका कितना कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यानी मास ऑफ जुपिटर इतना, मास ऑफ द सन इतना, ठीक है। अब इन दोनों का हम रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सिंपल मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द जुपिटर, ठीक है ना, या फिर आप सिंपल मास ऑफ द जुपिटर अपॉन मास ऑफ द सन कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल मास ऑफ द सन आपका क्या है 4π² अपॉन g इंटू है आपका कितना, सिंपल यहीं पे लिखिए इस तरह से, ये हो जाएगा आपका 1.496 इंटू 10⁻11 का क्यूब अपॉन हो जाएगा कितना 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर में मास ऑफ द सन, और नीचे में हमें क्या देना है मास ऑफ द जुपिटर। मास ऑफ द जुपिटर ये है, जब ये नीचे जाएगा तो हमें कुल मिला करके लिखेंगे, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा रिवर्स कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 1.769 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये हो जाएगा अपॉन में 4.22 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। यानी जब हम ये निकालेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए हम जब इन सारे को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जब आप पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आएगा मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द जुपिटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा आपको 1000 के बराबर, ठीक है। और यहां से पता ये चला कि मास ऑफ द सन जो है वो बराबर है 1000 टाइम्स ऑफ जुपिटर, मास ऑफ द जुपिटर सॉरी, ठीक है। या फिर आप यहां से ये कह सकते हैं कि मास ऑफ द जुपिटर जो है वो बराबर है 1/1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। क्वेश्चन यही था आपका। देखिए सिंपल हमने क्या देखा, हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई जुपिटर जो हमारा प्लेनेट है एक हमारे सोलर सिस्टम का, तो जुपिटर का एक कोई सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 1.769 डेज है, और उसके ऑर्बिट का रेडियस जो है वो 4.22 इंटू 10⁸ मीटर है। तो आपको जुपिटर के मास का रिलेशन निकालना है किसके साथ, सन के मास के साथ, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जुपिटर का मास निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है किसी भी बॉडी का जो हम निकालते हैं मास,
तो उसके अगर सैटेलाइट का टाइम पीरियड और उसके सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस अगर पता होता है तो हमारा सिंपल फॉर्मूला ये निकल करके आता है कि मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 4π² अपॉन g इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ देयर सैटेलाइट, यानी उस बॉडी के सैटेलाइट के ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका क्यूब अपॉन उसके सैटेलाइट के टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जुपिटर के प्लेनेट के लिए, जुपिटर के सैटेलाइट के लिए जो भी रिलेशन दिया हुआ था, रेडियस की जो वैल्यू दी हुई थी और जो टाइम पीरियड का, वो यहाँ हमने पुट किया, तो कुल मिलाकर के मास ऑफ द जुपिटर इतना आ गया। उसके बाद हमने मास ऑफ द सन के लिए कैलकुलेशन जब हम करना शुरू किए तो हम जानते हैं कि सन का जो एक सैटेलाइट है या सन का प्लेनेट बोलते हैं जिसे हम, तो वो हमारी एक अर्थ है और अर्थ का हमारा रेडियस, ये डाटा हमें याद रखना है, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ ये डाटा, तो आपको ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ जो होता है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम ला करके आर की जगह ये पुट कर दिया और अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है 365.25 डेज होता है। इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई करके आवर, फिर देन 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट किया और ये रिलेशन जब हमने निकाला तो हमें कुल मिला करके कितना आ गया, ms अपॉन mj इज इक्वल टू 1000 आ गया और कुल मिलाकर के मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 1000 टाइम ऑफ द मास ऑफ द जुपिटर आ गया। ठीक है, ये चीज यहां तक है। इसके बाद हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, या तो स्टूडेंट अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा, 8.5, यानी इस चैप्टर का हम 5वां क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई एक हमारा गैलेक्सी है और उसमें जो टोटल जो मतलब स्टार वगैरह है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार आपको इतना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार है उसके पास, और हर एक का जो मास है वो 1 सोलर मास के इक्वल है। और आपसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल ए स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि कोई स्टार है जो इतनी दूरी पे है, 50,000 लाइट ईयर की दूरी पे है, और उसको कितना टाइम लगेगा उस गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाने में, रिवॉल्यूशन करने में, उसको टाइम कितना लगेगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। और आगे कुछ और दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे वगैरह वगैरह जो भी है दे रखा है वो। ठीक है ना आपको, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें तो निकालना क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यहाँ पर जस्ट लाइक स्टार जो है उस गैलेक्सी के सेंटर का, जस्ट लाइक स्टार जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक प्लेनेट की तरह या एक सैटेलाइट की तरह काम करेगा। तो सैटेलाइट के टाइम पीरियड को निकालने का हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2π√r³/gm, ये हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा ये दे रखा है कि 2π वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, g की वैल्यू हमें पता ही है। मास हम निकालेंगे, मास किसका, वो जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का मास। ठीक है ना, तो मास ऑफ द गैलेक्सी जो हो जाएगा, मास ऑफ द गैलेक्सी जो हो जाएगा, तो उस गैलेक्सी के पास कितने स्टार हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻11 है, 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार है। और हर एक स्टार का जो मास है वो 1 सोलर मास के बराबर है, और एक सोलर मास की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू 10⁻30 kg होता है। तो इतने स्टार है टोटल, और एक स्टार का जो मास है वो इतना kg है। तो कुल मिलाकर के 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार का जो मास हो जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 10⁻30 से, तो कुल मिलाकर के 5 इंटू 10⁻41 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गैलेक्सी है उसका मास इतना दिया हुआ है आपको। ठीक, इसके बाद जो है वो स्टार दे रखा है कि इतनी दूरी पे है, कितना, 50,000 लाइट ईयर पे। तो वो स्टार जो चक्कर लगा रहा होगा तो उसके ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा, 50,000 लाइट ईयर। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी से जो स्टार की दूरी है वो 50,000 लाइट ईयर है। ठीक है ना, 50,000 लाइट ईयर। तो ये स्टार इस तरह से इसमें चक्कर लगाएगा इसके ऑर्बिट में, तो मतलब इसका जो डिस्टेंस, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना, 50,000 लाइट ईयर हो जाएगा। तो हमारा रेडियस हो गया कितना, 50,000 लाइट ईयर। ठीक, और 50,000 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना हो गया हमारा कौन, रेडियस। अब हमें निकालना है क्या है, असल में टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास सीधा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√r³/gm, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सीधा कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14 √r³ की वैल्यू आपको ये ला करके यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000
इंटू 9.46 इंटू 10 ये 15 है, सॉरी 10 का क्यूब अपॉन gm, और g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास। जो हमने मास निकाला वो क्या है 5 इंटू 10⁻41। ये चीज हम यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे, और इसके बाद जब आप पूरे को ये कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर में डाल करके, तो ये लगभग आपको जो आएगा 1.12 इंटू 10⁻16, ऐसा कुछ इतना सेकेंड आ जाएगा आपको। ठीक है, 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड, यानी उसको जो टाइम लगेगा इतना सेकेंड लगेगा। अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 365.25 इंटू 24 इंटू 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये क्या चीज में ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ईयर में जो इसकी वैल्यू आएगी वो 3.54 इंटू 10⁸ इतना कुछ ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसको टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। देखिए क्या था क्वेश्चन ये था कि हमारी कोई गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी के पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टार हैं वो स्टार कितना है 2.5 इंटू 10⁻11 है। ठीक, और हर एक स्टार का जो मास है वो 1 सोलर मास के बराबर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टार इतने हैं और हर एक का मास इतना है। हमें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो गैलेक्सी का मास निकल के आएगा वो हमारा इतना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻41 kg। अब कह रहा है कि कोई एक स्टार है जो उस गैलेक्सी के सेंटर से इतनी दूरी पे है, 50,000 लाइट ईयर की दूरी पे है। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 50,000 इंटू 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर जो बराबर होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्टार का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमें निकल जाएगा, और उसी डिस्टेंस पे वो स्टार होगा जो चक्कर लगा रहा होगा। तो कुल मिला के रेडियस हमारा इतना हो जाएगा। टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर स्टार जो होगा वो एक सैटेलाइट की तरह काम कर रहा होगा, कि गैलेक्सी का एक सैटेलाइट हो जाएगा स्टार। तो सैटेलाइट में टाइम पीरियड निकालने का हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया है पिछले लेक्चर में। तो हमारा टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√r³ यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू हम ये रख दिए, यहाँ पर r की वैल्यू जो हमने निकाला है वो यहाँ रख दिया, g की वैल्यू 6.67 10⁻11 ये होता ही है, और मास से हम यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड, और इसको जब हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इससे जब डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 3.54 इंटू 10⁸ ईयर के। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो स्टूडेंट अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। चूंकि अब जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके बाद वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 ही है। इससे पहले जो भी है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम उसे डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं। हो सका तो हम आपको किसी दिन किसी लेक्चर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक रॉकेट है जिसको अर्थ से फायर किया जाता है सन की तरफ। ठीक है ना, अर्थ से सन की तरफ इसे फायर किया जाता है। कह रहा है कि किस डिस्टेंस पे जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जो होगा 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, और ये सन है, ये आपका सन है। यहां से एक रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ये जाएगा कि वहां पर जाकर के इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F बराबर 0 हो जाना है। ठीक, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कब 0 हो जाता है, जब ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सपोज, ठीक, तो ये अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इधर की तरफ, और सन जो लगाएगा ये इधर की तरफ, यानी ये हो जाएगा सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन और ये हो जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, तो जिस पॉइंट पे जाकर के Fs इज इक्वल टू Fe हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, तो वहां पर जाकर के ये क्या हो जाना है, कुल मिलाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाना है 0। कुछ बच्चा कहेगा सर एकदम मिडिल में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई मिडिल में? मिडिल में तब होता जब मास ऑफ अर्थ बराबर होता मास ऑफ सन, जब दोनों का मास सेम होता तब जाकर के इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके एकदम मिडिल में जाकर के हमारा ये Fs बराबर Fe हो जाता, और कुल मिलाकर के मिडिल में जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता। बट ऐसा है नहीं, मास ऑफ द सन कुछ और है। मास ऑफ सन आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 kg, और मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है ना, तो ये आपको दो चीज दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 और मास ऑफ अर्थ इतना दे रखा है,
और दूसरे किसी प्लेनेट के का जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगेगा उसको आपको 0 मान के चलना है। बस इन्हीं दोनों का इफेक्टिव फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है ना। और ऑर्बिटल रेडियस जो है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11। ये आपको कुल मिला के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अर्थ से x दूरी पे, x मीटर की दूरी पे जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अर्थ से x मीटर की दूरी पे जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तो कुल मिलाकर के हमारे पास फंडा क्या है, बस यही है कि हम दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर दें। यानी हम ये कहें कि F बाय अर्थ बराबर हो जाए जहां पर F बाय सन, तो वहां पर जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कैंसिल आउट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। अब अगर हम Fe को निकालना चाह रहे हैं तो Fe हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का पीछे न्यूटन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको बता दिया है। दिस बराबर होता है क्या, G इंटू मास ऑफ अर्थ me इंटू मास ऑफ रॉकेट, जिसको कि हम m मान सकते हैं, स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो रॉकेट अभी यहाँ पे है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे है, तो कितने का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, x का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। इज इक्वल टू fs अगर निकाल रहे हैं तो g ही रहेगा, me की जगह इस बार कौन, हम सन का निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हो जाएगा ms इंटू मास ऑफ रॉकेट। किस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सन, तो रॉकेट पे, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सन से इस रॉकेट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर पूरा डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। यहां से सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर r है और रॉकेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमने x लिया है, तो सन और रॉकेट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहां से अगर देखिए तो g से आपका g कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट से मास ऑफ रॉकेट कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये बराबर आपका हो जाएगा कितने के, r माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स के स्क्वायर के, इतने के बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसको और आगे कैलकुलेट अगर करना चाहें तो मास ऑफ सन आपको दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻30 kg, ये आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻। अच्छा एक काम और अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, खैर एक मिनट यहीं पे कीजिए। मास ऑफ सन आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 kg अपॉन मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है ना। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें कैंसिल क्या क्या हो सकता है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो ये आएगा, इधर कर लेते हैं ज्यादा सही रहेगा, ये हमारा आएगा क्या, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻6 अपॉन 3। और इस स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3 अपॉन √3, ठीक है ना, इतने के बराबर हो जाएगा। अच्छा इस पूरे को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 577.38, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 577.35 या 38 आएगा, अप्रोक्स 35 आएगा, ठीक है ना। r माइनस एक्स अपॉन इतना करेंगे तो, अच्छा अगर इस x को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 577.35 x, ऐसा कुछ, ठीक। इस x को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 577, और ये x आके इधर ऐड होगा तो 578.35 x, ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें ये x निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे जाकर के 0 होना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि रॉकेट अभी x डिस्टेंस पे है और यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को 0 करना चाह रहे हैं, तो हमें ये x असल में कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 578.35, ठीक है ना। यानी हमारा x आ गया, x बराबर आ गया 578.35 अपॉन क्या, r, जो कि टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये जो हमारा है, सॉरी ऐसा नहीं है, ये हम गलत लिख दिए यहाँ पे, ये है हमारा r अपॉन 578.35, ऐसा कुछ है।
x इज इक्वल टू आर अपॉन 578.35 और हमारी r की जो वैल्यू दे रखा है हमें वो 1.5 इंटू 10 द पावर 11 दे रखा है। ये है आपका 1.5 इंटू 10 द पावर 11 अपॉन 578.35। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको अप्रोक्स आएगा 2.54 इंटू 10 द पावर 8 मीटर। ठीक है ना, यानी इतने डिस्टेंस पे जाकर के ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थ से एक रॉकेट को फायर किया जाता है ऊपर की तरफ, ये रॉकेट सन की तरफ जा रहा है। आपको पता करना है कि कितने डिस्टेंस पे ये रॉकेट पहुंचेगा कि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये सन है और ये अर्थ है, यहां से एक रॉकेट आ रहा है, सन उस रॉकेट को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ उस रॉकेट को अपनी तरफ खींच रहा है। एक जगह ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा, जितना सन लगा रहा होगा उतना ही अर्थ लगा रहा होगा। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस पे दोनों का फोर्स इक्वल हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चा ये सवाल कर सकता है कि सर दूसरा प्लेनेट तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो वहां पे लगा रहा है, कोई स्टार है प्लेनेट है वो तो लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दूसरे प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप इग्नोर करके चलिए, सिर्फ इन्हीं दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को आप माइंड में रख करके कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए। तो हमने माना कि x डिस्टेंस पे जाकर के दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाना है, तो हमने लिखा कि फोर्स ऑफ अर्थ बराबर फोर्स ऑफ सन होना है कितने पे, x डिस्टेंस पे जाकर के। तो x डिस्टेंस पे जाकर के अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा Fe, तो वो क्या हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ रॉकेट अपॉन x का स्क्वायर, जो भी जितने डिस्टेंस पे ये रॉकेट है उसका स्क्वायर हम कर देते हैं, इज इक्वल टू उस डिस्टेंस पे, यहाँ नीचे से x डिस्टेंस है तो सन की तरफ से कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो r है, यहां से यहां तक x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो सन के साइड से जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा g इंटू एम एस इंटू एम अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। इस पूरे को इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे, g से g कैंसिल हो गया, मास ऑफ रॉकेट से मास ऑफ रॉकेट कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के ms अपॉन m यानी मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ बराबर ये वैल्यू आ गया। मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ को जब हम रख करके ये निकाले तो हमें कुछ कुल मिलाकर के ऐसा इक्वेशन आया, और r माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब इस स्क्वायर को हमने उधर ट्रांसफर किया तो रूट चढ़ गया, 10 की पावर 6 का रूट किया तो 10 की पावर 3 और 3 का रूट अंडर रूट 3। इस पूरे वैल्यू को जब हम कैलकुलेट किए तो 577.35 आया, और इसके बाद इस x को उधर ट्रांसफर किया तो 577.35 x हो गया। इस x को जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 578.35 x हो जाएगा, और x बराबर r अपॉन 578.35, और r की वैल्यू आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर के 2.54 इंटू 10 की पावर 8 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात इस क्वेश्चन में थी जो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.13। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आप सन के मास को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जहां पर कि आपको दे रखा है कि मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए अर्थ का आपको एक डाटा दिया हुआ है कि अर्थ का रेडियस इतना है और मास निकालना है क्या, जिसका सन का। तो ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन, अर्थ। ठीक, तो अर्थ क्या हुआ, सन का एक सैटेलाइट हो गया, और सन का एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालने का हमने फॉर्मूला एक डिराइव किया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा इधर लिखिए ताकि लिखने में आसानी हो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो होता है 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय gm, ऐसा होता है। ठीक, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू r क्यूब बाय gm। ठीक, हमें निकालना है मास ऑफ, ये मास किसका मास है, ये जिसका सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ पे किसका है, सन का सैटेलाइट है कौन, अर्थ, तो ये m किसका मास होगा, सन का मास होगा। ठीक है ना, ये ms हो जाएगा। अगर हम अर्थ का कोई सैटेलाइट लेंगे तो वहां पर मतलब मान लीजिए कि हम अर्थ का मास निकाल रहे हैं और अर्थ के किसी सैटेलाइट का हमें रेडियस वगैरह दे रखा है, तो वैसे सिचुएशन में ये m कौन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, यानी जिसका सैटेलाइट है उसका मास यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सन का सैटेलाइट है अर्थ, तो हम क्या करेंगे, सन के मास को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये ms हमारा कुल मिलाकर के, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है इस डाटा को, मास ऑफ द सन को, इसको हम जब इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ द सन इज इक्वल टू टी को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन, यहाँ जी को यहाँ लिख दीजिए और टी को यहाँ पे ला करके टी स्क्वायर ऐसा लिख दीजिए। ठीक है,
ऐसा कुछ हम डाटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये सारी वैल्यू जो भी है यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप 3.14, इसका स्क्वायर कर दीजिए। रेडियस आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, इसको मीटर में पहले बदल लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1.45 इंटू 10⁻11 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस का आपको क्यूब करना है, यानी 1.5 इंटू 10⁻11 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आ गया क्या जी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और टी स्क्वायर, टी कितना होता है अर्थ, यानी जो भी इसका सैटेलाइट कौन है अभी अर्थ, अर्थ को हम लेके कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने का होता है 1 ईयर का, 1 ईयर मतलब 365.25 डेज होता है। 365 ही लेकर के चलिए या 365.25 ले लीजिए, तो 365.25, ठीक है, इतना डे होता है। लेकिन इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले आवर में कन्वर्ट कीजिए 24 से मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका क्या करना है आपको, ये आपका हो जाएगा क्या टी स्क्वायर, यानी इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इस सारे डाटा को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, मास ऑफ द सन दे देगा, जो कि लगभग बराबर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 2.01 इंटू 10⁻30 kg के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको सन का मास कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। जहां पर कि अर्थ का आपको दे रखा था कि अर्थ के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। अर्थ जिस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट का रेडियस आपको दे रखा है, जो कि बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर, ठीक। तो आपको मास किसका कैलकुलेट करना है सन का, तो हम किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड बराबर 2π√r³/gm, ठीक। तो ये किसी भी सैटेलाइट का है। तो यहाँ पर अर्थ जो है एक सैटेलाइट है, किसका, सन का। तो हम अर्थ को सैटेलाइट मान के चलेंगे तो अर्थ का जो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√r³, r मतलब जिस ऑर्बिट के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस, अपॉन जी इंटू मास, मास किसका, जिसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो सन के, तो ये m क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मास ऑफ द सन को हम इधर लेके आएंगे, t उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, मास ऑफ द सन इधर आके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारी वैल्यू हम ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे 2.01 इंटू 10⁻30 kg हमारा आंसर आ जाएगा मास ऑफ द सन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, या तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है कि सैटर्न का जो एयर है, सैटर्न भी हमारा एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसका जो एयर है वो कितना है 29.5 टाइम्स दी अर्थ के एयर से। अर्थ का जो ईयर होता है, साल होता है, ईयर जो भी है, तो उसका इतना टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न जो होता है वो बराबर होता है 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ के टाइम से 29.5 टाइम्स ज्यादा होगा तब तो उसका साल इतना गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आपको ये डाटा दे रखा है। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो इफ द अर्थ इज इतना मीटर अवे, किलोमीटर अवे, तो यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो दे रखा है ये आपका 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, जिसको आप कह सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। तो आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न क्या होगा ये पता कीजिए, यानी डिस्टेंस सन से कितना होगा वो पता कीजिए। तो कुल मिला के वही बात हो गई कि सैटर्न के ऑर्बिट का रेडियस कितना है ये आपको पता करना है। तो देखिए केपलर साहब ने इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है। केपलर साहब ने अपने थर्ड लॉ में ये कहा है कि T1 का जो स्क्वायर होता है अपॉन R1 का क्यूब, ठीक है ना, ये बराबर होता है किसके, T2 के स्क्वायर अपॉन R2 के क्यूब के। ऐसा कुछ हमें बताया है उन्होंने, ठीक है। तो हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, ठीक है। तो इतना सही है। अब हम इस T1 की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं। T1 के जगह हम लिख देते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर अपॉन
टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न, या फिर ऐसा लिखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इसका स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ सैटर्न का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। ऐसा कुछ कह सकते हैं। सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब हमें ये निकालना है रेडियस ऑफ सैटर्न कितना होगा। अच्छा देखिए, टी एस अपॉन टी अगर हम अभी कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से अगर आप देखिएगा तो टी एस अपॉन टी, इसी को अगर आप देखिएगा तो टी एस अपॉन टी बराबर हो जाएगा सर 29.5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी एस अपॉन टी 29.5 और इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 29.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस का क्यूब तो हमें पता ही नहीं है सर, ये तो हमें पता ही करना है, और आर ई का क्यूब यहाँ पे है। तो कुल मिला के आर ई के क्यूब को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29.5 इंटू ये जो है हमारा आर ई का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू आर एस का क्यूब। ठीक है ना, इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं 29.5 इंटू आर ई का क्यूब, आर ई की वैल्यू हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इसका क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर एस का क्यूब। ठीक है, और कुल मिलाकर के जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग जो आपको आ जाएगा ये आपको 14.32 इंटू 10⁸ या 10⁻11 मीटर के बराबर हो जाएगा आर एस की वैल्यू। ठीक है ना, ये लगभग इतने के बराबर आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है सर, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा 14.32 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर आप इसी को कह सकते हैं 14.32 इंटू 10⁸ किलोमीटर रेडियस ऑफ सैटर्न। ठीक है, यानी सैटर्न जो है वो सन से कितना दूर है 14.32 इंटू 10⁸ किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि सैटर्न का जो ईयर है वो 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर है। ठीक, अब इसका मतलब रिलेशन किस में दिया हुआ है, टाइम पीरियड में, क्योंकि हमारा जो साल होता है, ईयर जो होता है वो ईयर होता है क्या चीज पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे। तो इसका मतलब अगर ये ईयर का डिफरेंस दे रखा है तो इसका मतलब टीएस और टी का डिफरेंस मतलब रिलेशन दे रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न बराबर है 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो टीएस अपॉन टी बराबर हो जाता है 29.5। रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ सैटर्न आपको निकालना है। रेडियस ऑफ सैटर्न मतलब कितनी दूरी है वो सन से, वो निकल जाएगा हमारा। ठीक है, इसके लिए केपलर साहब ने फॉर्मूला क्या कहा कि T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब बराबर T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। हमने इस T2 को इधर लाया, R1 को उधर ट्रांसफर किया, तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। फिर इस यहाँ पे TS अपॉन T की वैल्यू हमारा 29.5 आ रहा था, पूरे का स्क्वायर कर दिया तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया बराबर RS का क्यूब अपॉन RE का क्यूब। इस RE को इधर ट्रांसफर लेकर के किए तो 29.5 इसका स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसका स्क्वायर होना चाहिए। और कुल मिलाकर के इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इतने के बराबर यानी 14.32 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर आंसर आ जाएगा किसका, रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट का। रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट का मतलब हो गया कि वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। ओके, ये हमारा 8 पॉइंट जो हमारा था 14 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए या तो स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसका अर्थ के सरफेस पे जो वेट है वो 63 न्यूटन है। ठीक, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। और क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ के रेडियस के हाफ ऑफ डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से ऊपर जाएं कितनी हाइट पे, तो अर्थ के रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे, तो वहां पर जा करके कितना इसका वेट हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कुल मिला करके आपसे पूछा गया है h इज इक्वल टू r ऑफ रेडियस, यानी रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2, r मतलब re मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, तो h इज इक्वल टू re अपॉन 2, मतलब इस हाइट पे जा करके उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा ये आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक, तो देखिए वेट जो होता है वो रिलेटेड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, g से, और g का जो है हाइट के साथ साथ हमने वेरिएशन देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे g क्या होता है, कम होता जाता है, स्मॉल g जो होता है
ये जी हमारा कुल मिला के वेरी होता चला जाता है, ठीक है ना। यानी जी जो होता है वो बड़ा होता है किससे, जी एच से। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो हमने जी एच निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो फॉर्मूला हमने देखा था। एक हमारा था जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1+2h/r, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आया था। और एक हमारा आया था जी एच इज इक्वल टू जी इंटू r² ऐसा कुछ हमारे पास एक इक्वेशन आया था। तो इस इक्वेशन का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हाइट को और रेडियस को हम कंपेयर कर सकते हो, दोनों कंपेरेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरेबल है, कैसे बोल रहा है, हाफ आधा है, तो कंपेयर कर सकते हैं, हम सीधा कर सकते हैं आधा है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है हाइट को। लेकिन जब h ये बहुत बहुत छोटा होता है रेडियस से, तो वैसे सिचुएशन में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और अगर h रेडियस से बहुत छोटा नहीं है, कंपेरेबल है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, तो वैसे सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा है जीएच को पता करने का फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पर निकाले फॉर्मूला, क्या चीज मतलब फॉर्मूला लिखें जीएच, तो जीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू इस पूरे का अगर हम स्क्वायर करके लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं r/r+h², ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा क्या, g इंटू r/r+h की वैल्यू क्या है, r/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये कुल मिलाकर के हो जाएगा क्या, g इंटू ये हो जाएगा क्या, 3r/2 का स्क्वायर, ठीक। और कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, g इंटू 2r/3r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के वो क्या, ये क्या हो जाएगा, g इंटू 4/9, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। यानी gh इज इक्वल टू जी इंटू 4/9, यानी r/2 डिस्टेंस पे जब हम जाएंगे ऊपर, तो gh की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, g इंटू 4/9 के बराबर, ठीक। अब असल में हमें तो वेट पता करना है, तो हमारा ये आ चुका है कि gh, h की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं r/2, यानी r/2 हाइट पे जब हम जाएंगे तो ये बराबर हमें आया है g इंटू 4/9, ठीक। हम क्या कर देते हैं, हम वेट पता करना है, और वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो ये mgh ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, mgh इज इक्वल टू mg इंटू 4/9, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। ये चीज हमें कैलकुलेट करना है कि उस h हाइट पे जाके वेट कितना हो जाएगा, यही हमें पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू mg मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है, वेट, mg मतलब वेट, और वेट कहाँ पे, ये कहाँ पे वेट है, ये अर्थ के सरफेस पे, mg क्या है, हमारा वेट है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कि 63 न्यूटन है, ठीक है ना, आपको दे रखा है mg इज इक्वल टू 63 न्यूटन, ये चीज दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं कितना, 63 इंटू क्या हो जाएगा 4/9, 9 7 का 63 मतलब 28 न्यूटन, ठीक है। यानी वेट जो है कहाँ पे, r/2 के हाइट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर के वेट कितना हो जाता है आपका, 28 न्यूटन के बराबर, यही चीज आपको पता करना था। देखिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बॉडी है जिसका अर्थ के सरफेस पे जो वेट दे रखा है वो 63 न्यूटन दे रखा है, ठीक। आपको पता करना है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, कितना ऊपर जाते हैं, तो अर्थ के रेडियस का जो हाफ है r/2, जितना भी अर्थ का रेडियस है व्हाटएवर, तो उतनी हाइट पे जाते हैं। अर्थ का रेडियस कितना है हमारा, वैसे हम देखें तो लगभग 64 × 10⁶ मीटर, ऐसा कुछ है, या 6, हाँ ऐसा ही कुछ है, 64 या 6.4 × 10⁶ मीटर, ऐसा कुछ है। तो उसका आधा जब हम ऊपर जाएंगे, इसका हाफ कर दीजिए तो लगभग 32 समथिंग आएगा, 32,000 या कुछ आएगा। तो इतनी हाइट जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका वेट, वो हमें पता करना है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है gh इज इक्वल टू जी इंटू r/r+h का होल स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे तो gh बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू r/r+h की वैल्यू हमने रख दिया कितना, r/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। कुल मिलाकर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस पूरे को जब सॉल्व कीजिएगा तो 3r/2 हो जाएगा। इस 2 को जब ऊपर लेके जाइएगा तो 2r/3r, r से r कैंसिल, कुल मिलाकर के ये 4/9g हो जाएगा। दोनों साइड हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वेट का रिलेशन आ जाएगा।
यानी mgh इज इक्वल टू mg इंटू 4/9। ये mg की वैल्यू 63 दे रखा था, 4/9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के 28 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि उस h हाइट पे जाकर के या r/2 के बराबर जो हाइट होगी वहां पे जाकर के वेट हमारा कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन कर रहा था और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं या तो स्टूडेंट ये है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8.16। ये हमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हालांकि होता नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अज्यूम कर लीजिए कि अर्थ एक स्फीयर है और उसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका अर्थ के सरफेस पे जो वेट है वो 250 न्यूटन है। अब ये सरफेस से सेंटर की तरफ अंदर जाता है डगिंग करके किसी भी तरह से, और कितना अंदर जाता है, कितना डेप्थ में जाता है, तो d इज इक्वल टू r/2। इतना डिस्टेंस अंदर जाता है। जो भी रेडियस ऑफ द अर्थ है उस रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ डिस्टेंस अंदर चला जाता है। ठीक, तो वहां पर जाकर के उसका वेट कितना होगा अगर अर्थ के सरफेस पे इतना न्यूटन 250 न्यूटन अगर वेट है तो। ठीक है, देखिए सिंपल, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जीडी का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ऐसा कुछ हमने देखा था। ठीक, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं GD इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी की जगह क्या रख देते हैं हम यहाँ पे r/2 बाय r। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस r बाय, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल मिला के ये 2r ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि हम अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा g इंटू 2r माइनस r अपॉन 2r। ठीक, और अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा हो जाएगा GD इज इक्वल टू g इंटू r/2r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा हमारा कितना g/2। ठीक, ये हमारा GD यानी उस डिस्टेंस पे जाकर के, किस डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे हम अगर लिख दें r/2 डिस्टेंस तो यहाँ पे जाकर के कितना हो जाना है, g/2 हो जाना है। ठीक, लेकिन हमें तो वेट का रिलेशन निकालना है, तो वेट के रिलेशन के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये mg/2 पे जो होगा वो बराबर हो जाएगा कि mg/2। तो ये जो हो जाएगा हमारा mg, d बोलिए या r/2 डिस्टेंस पे बोलिए, जो भी बोलना है, बराबर क्या हो जाएगा mg। इस mg की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 250 न्यूटन। 250 न्यूटन अपॉन 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 125 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। ठीक, देखिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसकी डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्म है, उसके सरफेस पे किसी भी बॉडी का जो वेट है 250 न्यूटन है। वेट 250 न्यूटन देने का मतलब है कि mg बराबर आपको 250 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है अर्थ के सरफेस से अंदर जाते हैं सेंटर की तरफ, कितना अंदर जाते हैं, r/2 डिस्टेंस के बराबर। ठीक है ना, d बराबर r/2। तो उस डिस्टेंस पे जाकर के कितना उसका वेट हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमने लिखा कि GD का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी डेप्थ पे जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r, क्योंकि हमें इसी के टर्म में तो हमें वेट मिल सकता है ना, तो हमने GD बराबर ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो गया g इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू r/2। यहाँ से जब इसे कैलकुलेट किया तो कुल मिलाकर के हमारा GD इज इक्वल टू हो गया क्या, g/2। ठीक, d की वैल्यू हमने r/2 पुट किया, इसे पूरा कैलकुलेशन किया तो GD बराबर कितना आ गया, g/2। ठीक, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के mgd बोलिए या mg/2 बोलिए, यानी इस डिस्टेंस पे हम जाकर के इस डिस्टेंस का डेप्थ ले रहे हैं तो इस पे जाकर के हम देखना चाह रहे हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा mg/2। mg की वैल्यू कितना है, 250, 250/2 करेंगे तो 125 न्यूटन। यही हमारा आंसर है, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, दैट्स ओवर, इतना हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी हो चुका है, और जो भी बच रहा है 8-10 क्वेश्चन होगा करीब, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।